वेलकम टू पीजीटी फिजिक्स क्लासेस बाय विपिन साहब। मैं आपके साथ विपिन राजपूत। मित्रों, आज हम क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मापन एवं मात्रक। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गणना में त्रुटि का आकलन कैसे करेंगे। तो इसके लिए यदि z बराबर x की पावर a, y की पावर b और r की पावर c हो, तो z के मान में अधिकतम भिन्नात्मक जो त्रुटि ज्ञात की जाती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेल z अपॉन जेड इक्वल a इंटू डेल x अपॉन x प्लस b इंटू डेल y अपॉन y प्लस c इंटू डेल r अपॉन r। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूला बना हुआ है वो इसके हिसाब से बना हुआ है। x की पावर a है ना, तो a आगे निकाल के डेल x अपॉन x करना है। y की पावर b है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, b आगे निकल जाएगा और डेल y अपॉन y आ जाएगा। और r अपॉन c है ना, सॉरी r की पावर c है ना, तो प्लस c इंटू डेल r अपॉन r करना है। ओके, यहाँ पे कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, वेरी इजी है और इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विमाएं। विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं ज्ञात होने पर उसको एक मात्रक या पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम विमा को बदल सकते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। जैसे कि आप देख रहे हैं n2 इक्वल n1 m1 अपॉन m2 की पावर x प्लस इंटू l1 अपॉन l2 की पावर y t1 अपॉन t2 की पावर z। तो यहाँ से हम विमा को कन्वर्ट कर सकते हैं CGS से MKS में और MKS से CGS में। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो m अपॉन m2 है ना, तो ये जो आप पहली जो विमा आपको दी गई है उसमें जो आप उसको लेके वहाँ पर मास हो जाएगा, ये द्रव्यमान हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी, समय हो जाएगा, और जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए m2 l2 t2 यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय को लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, आपको दिख रही होंगी बहुत सारी भौतिक राशियाँ। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि हम बहुत सी भौतिक राशियाँ याद नहीं कर पाते हैं, हमें याद करने में जटिलता होती है। तो यहाँ जो मैंने आपको मैटर देने का प्रयास किया है, इसके द्वारा आप बड़ी आसानी से बहुत सारी विमाओं को एक साथ बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे समान विमा वाली कुछ भौतिक राशियाँ निम्न हैं। तो नंबर 1 पर हमने लिया है कार्य यानी कि वर्क, ऊर्जा एनर्जी, बल आघूर्ण, मरोड़ी दृढ़ता। इन सभी की एक ही विमा होती है और वो है mL2T-2। दोबारा फिर सुने, कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण और मरोड़ी दृढ़ता, इन सभी का एक ही विमीय सूत्र होता है mL2T-2। अब दाब या प्रतिबल या प्रत्यास्थता गुणांक या अपरूपण गुणांक की बात करें तो यहाँ पर दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण, इन सभी की एक ही विमा होती है mL-1T-2। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव और बल नियतांक। तो देखिए, पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें तो पृष्ठ तनाव और बल नियतांक, इन दोनों का एक ही विमीय सूत्र है और वो है mL0T-2। mL0T-2। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बात करें
तो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का एक ही विमीय सूत्र है, ml/t-1। संवेग और आवेग की बात करें तो ये तो आपको कई बार मिला भी होगा, ml/t-1। आगे दिया है आवृत्ति और कोण। आवृत्ति और कोण की बात करें तो इसका एक ही सूत्र होता है, 1/टाइम, यानी कि 1/t, और 1/t होने से क्या हो जाएगा, m0l0t-1। ओके, तो देखा आपने बहुत सारे बहुत ही महत्वपूर्ण राशियों का हम विमीय सूत्र कितनी आसानी से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके बाद मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स से संबंधित हम महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो आपके सामने पहला सूत्र है भौतिक राशि का परिमाप या परिमाण। तो भौतिक राशि का परिमाण निकालेंगे तो सूत्र होगा NU। अनुमेय परसेंट एरर का जो सूत्र है वो है मापक यंत्र की अल्पतमांक डेल x अपॉन माप x, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% का। निरपेक्ष त्रुटि के लिए फॉर्मूला होता है डेल x इक्वल मॉड के अंदर x मीन माइनस x, जहाँ x मीन का अर्थ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn अपॉन n, जितनी भी x की वैल्यू है और नंबर ऑफ x का उसमें उसके ऐड में भाग लगाना है। माध्य निरपेक्ष, अगला हमारा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। डेल x मीन इक्वल होता है डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डैश 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 प्लस डेल xn अपॉन n। इसके बाद हम आपेक्षिक त्रुटि की बात करें तो डेल x इक्वल होता है डेल x अपॉन x मीन इंटू 100%। सार्थक अंक गिनने में प्रथम अशून्य संख्या के पूर्व सभी शून्य छोड़ दिए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब सार्थक अंक हम गिनते हैं ना, तो सार्थक अंक काउंट करते समय, गिनते समय प्रथम अशून्य संख्या के पहले के सभी शून्य छोड़ दिए जाते हैं। वो कैसे, आप देखिए इस तरह से, जैसे कि हम बताते हैं आपको फॉर एग्जाम्पल। देखिए फॉर एग्जाम्पल में आपके पास संख्या है 0.000347 ओके। अब इस संख्या में आप देख सकते हैं कि अशून्य संख्या 3 है। 3 के पहले ये जो आप 4 जीरो देख रहे हैं, ये हमारे कुछ काम के नहीं है। तो कुल मिला के सार्थक अंक गिनने में अशून्य संख्या के जो बाद वाला जीरो है उसको तो हम काउंट करेंगे। इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका आंसर सार्थक अंक बराबर 4 इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इस पार्ट में मेजरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूले, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट पार्ट में हम अध्ययन करेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू पीजीटी फिजिक्स बाय विपिन सर। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम मेंसुरेशन एंड यूनिट से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है,
एक प्रकाश वर्ष की दूरी बराबर होती है, तो बराबर कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के। यहाँ संख्या दी गई है 23.023, 0.0003 तथा 2.1 इंटू 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या है क्रमशः। तो आप गिन सकते हैं। अभी मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि सार्थक अंक गिनने का तरीका क्या होता है। अशून्य अंक के पहले के सभी शून्य को हमको छोड़कर अशून्य अंक के बाद या अंत में आने वाले शून्य को हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नियम इसमें लागू होता है। इसमें 3 के पहले सभी अशून्य अंक नहीं लेंगे, न छोड़ेंगे नियम के अनुसार, तो इसमें सार्थक अंक 1 हो जाएगा। ओके, इसमें हमको एक नियम और देखना है कि जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हम सार्थक अंक के लिए 2.1 की बात करेंगे और यहाँ पर सार्थक अंक 2 होंगे। इसमें शून्य को छोड़ने की कोई बात ही नहीं हो रही है क्योंकि इसमें शून्य बीच में है, तो यहाँ पर 23023 यानी कि 5 इसमें सार्थक अंक होंगे। ओके, तो इसमें 5 अंक होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे, इसमें 1 होगा और इसमें 2 होंगे। ओके, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए देखिए, ये अपने आप में चूंकि एक सवाल है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t = 2π/√ में L/g है। L का मापित मान 20.0 सेंटीमीटर है। इसकी यथार्थता 1 मिलीमीटर है। इस लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है, जिसे 1 सेकंड अल्पतमांक की घड़ी से नापा जाता है। स्मॉल g के निर्धारण में यथार्थता होगी। तो यहाँ पे सवाल देख के नहीं डरना है। सवाल भले ही देखने में बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटा है करने के लिए। आपको यहाँ पर आवर्तकाल की बात बताई गई है, t = 2π/L/g, इसको लिख लीजिए आप। फिर आपको क्या करना है, इसके दोनों ओर का वर्ग कर देना है, तो यहाँ t² हो जाएगा और ये 4π² हो जाएगा और इसके स्क्वायर होने से रूट गायब हो जाएगा L/g। अब यहाँ पर ज्ञात करने की बात की गई है स्मॉल g की बात की गई है। ठीक है, तो g हम इक्वल निकालेंगे, g को यहाँ भेज देंगे, t² को यहाँ भेज देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, g = 4π² L/t²। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो बताया था कि यहाँ से हम त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे। तो यथार्थता के लिए, g की यथार्थता के लिए सूत्र होता है ∂g/g = ये तो नियत राशि से छोड़ देंगे हम, और l के लिए हो जाएगा ∂L/L। यहाँ स्क्वायर है, बताया था मैंने, तो स्क्वायर को आगे निकाल देंगे, घात को 2 इंटू t का हो जाएगा ∂T/t। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे बड़ी आसानी के साथ, कुछ नहीं करना है हमको। देखिए, यहाँ देख लीजिए आप सवाल में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबाई की बात की गई है और लंबाई के लिए कितना दिया गया है। देखिए, पहले उन्होंने इकाई की बात की है, 1 मिलीमीटर की बात की है। यथार्थता माने ∂L माने यथार्थता, तो इनने ∂L के लिए बात की है 1 mm, और चूँकि आप जानते हैं कि 1 mm इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 10 का भाग लगाते हैं, यानी कि ऐसे कह सकते हो कि 1 mm 1 cm का 10वां हिस्सा होता है। ओके, 10वां हिस्सा होता है। अगर आपको cm बनाना है तो 10 का भाग लगाना पड़ेगा उसमें। ओके, तो इसके अलावा L का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख देंगे, 2 यहाँ कितना। अब t की बात करें तो आप फिर से देखिए, यहाँ पर यथार्थता के लिए ∂T का मान हो जाएगा 1 सेकंड, अल्पतमांक यानी कि 1 सेकंड। ∂T अल्पतमांक है अपने आप में, और t मान 100 दोलन दिए हैं ऑलरेडी, और 100 दोलन के लिए कितना दिया, 90 सेकंड। कितना दिया है, 90 सेकंड। तो यहाँ पर t का वैल्यू हो जाएगा
90 है। ठीक है, वैल्यू सवाल से रख लिया आसानी से। अब आप समझ गए होंगे कि सवाल देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन करने में बहुत छोटा है। बहुत न्यूमेरिकल्स इस टाइप से आते हैं, हम देख के डर जाते हैं। हमको न्यूमेरिकल देख के नहीं डरना है, उन्हें हम दमंगी के साथ अपने ज्ञान के प्रयोग के द्वारा उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 0.1/20 इसका भाग लगाएंगे। और भाग लगाने के बाद क्या होगा, 0.03 कैसे आएगा। इसके पहले एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 का भाग लगाएंगे तो 0.01 आएगा, और यदि आप 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0.05। ओके, चलिए मैं इसको अलग से आपको करके दिखा देता हूँ, है ना। देखिए कितना है, 0.1/20 क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए आप 0.1 में 10 का भाग लगाइए और 1/2 लिख लीजिए अलग से, तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 0.01। 2 का भाग लगाइए, देखिए 0 का 0, 0 का 0 और भाग नहीं जाएगा, 2 पंचे 10। तो ये अब क्लियर हो गया, ये अभी रॉन्ग हो रहा था, ये अब क्लियर हो गया। ओके, प्लस 1/90 मल्टीप्लाई करना है 2 का, 1/90। फिर वही कहानी, 10 का भाग लगाएंगे 0.1 आ जाएगा, फिर 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0.9 का भाग नहीं जाएगा, बिंदी 9 एकम 9, कितना आएगा, 9 एकम 9। और फिर एक बचेगा 9 एकम 9 गुणा 2 का करना है तो 0.022, 0.22, 0.022। अब 0.022 में 0.005 जोड़ दीजिए, 7200। इस तरह से ये हम 7 हटाएंगे तो या तो आप लिख लीजिए 0.027 या आप ऐसे लिख सकते हैं 0.03। ठीक है, अब यहाँ पर यथार्थता की बात करें तो यथार्थता के लिए 100 का भाग और 100 गुणा करने पर 1/100 तो % बन जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, 3%। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n कणों वाले दृढ़ पिंड के लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, 3n। गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र है, तो गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र यानी कि विमीय सूत्र होता है m0L2T-2। इसे कैसे निकालेंगे, देखिए लेटेंट हीट इक्वल होता है मुक्त ऊर्जा बटे द्रव्यमान, तो मुक्त ऊर्जा होती है mL2T-2/m। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा, m0L2T-2 बचेगा, जो कि आपका आंसर है। ओके, ये बहुत मोस्ट है, कई बार आ चुका है, आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1/μ0ε0 की विमा, जहाँ μ0 वैक्यूम पारगम्यता और ε0 वैक्यूम विद्युतशीलता दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो μ0 है वो वैक्यूम पारगम्यता है और ε0 वैक्यूम
विद्युतशीलता है। ये जो क्वेश्चन है ना 2003-10-16 पूछा गया पीजीटी के लिए। तो इसकी विमीय सूत्र क्या होगी? L2T-2। कैसे? देखिए 1/रूट में 1/μ0 इक्वल होता है C, और इसकी जो विमा होती है वो होती है L-T-1। अब जरा सोचिए यदि हम इस C स्क्वायर को कर दें, इसको स्क्वायर कर दें तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से इधर स्क्वायर जब होगा तो ये रूट गायब हो जाएगा। अभी जब रूट में इसकी इकाई है, सॉरी इसका विमीय सूत्र है L-T-1। अब जैसे ही ये आउट ऑफ वर्गमूल में निकालेंगे हम तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर होने से क्या होगा? L2T-2 हो जाएगा। ये है, कुछ नहीं है, अलग से वेरी इजी है, आप समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक ईटा की विमा क्या होती है? ML-1T-1। आंसर क्या है? ML-1T-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग प्रवणता की विमा किसके समान है? आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय त्वरण और त्वरण। तो यहाँ आवृत्ति दी गई है। कैसे दी गई है? देखिए वेग प्रवणता इक्वल होता है डेल V अपॉन डेल x। तो यहाँ इसे हम सॉल्व करें तो v की वैल्यू क्या होगी विमीय सूत्र में? L-T-1, और x की L होगी, L से L कट जाएगा, T-1। तो इस तरह से वेग प्रवणता की इकाई क्या हो जाएगी? आवृत्ति की, क्योंकि आवृत्ति का क्या होता है? आवृत्ति का भी 1/T, यानी कि 1/T से क्या बन जाएगा? T-1 बन जाएगा। एक नेक्स्ट है उठी 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा कितना होता है? आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट। और जब हम वाट घंटा के साथ इसको निकालते हैं तो वाट की इकाई क्या है? वाट की इकाई क्या है? जूल। शक्ति है ना, है ना। तो यहाँ वाट और घंटा के हाथ निकालेंगे तो वो क्या होगा? अपने आप में जूल होगा, इकाई जूल आएगी इसकी, कार के रूप में काम करेगा ना ये। तो यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा घंटे का और 60 हो जाएगा आपका वाट का। तो इस तरह से आपका आएगा 3600। 3600 के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3.6 10⁻³ जूल। ओके, यहाँ पर 2 डबल जीरो निकालेंगे 10 स्क्वायर हो जाएगा, और जब 36 को 3.6 करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ का घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, उसका ऐसा ही मात्रक में घनत्व होगा। क्या होगा? 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसको ऐसा ही मात्रक में लाएंगे तो ग्राम का क्या बनेगा? किलोग्राम बनेगा। और जब ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही cm का बनेगा मीटर में। कैसे बनेगा? मीटर में। तो मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 10⁻² का गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 1/100 का भाग लगाना पड़ेगा, या अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि 10⁻² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ पे क्यू है तो आप क्यू लगा दीजिए। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 13 तो अलग निकल जाएंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ना कि ऊपर -3 है और नीचे -6 बनेंगे। अब ये जो -6 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इस तरह से ऊपर +3 बचेंगे। तो क्या आ गया?
13 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके, ये आपका क्लियर होता है। आगे देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस नियतांक कैपिटल आर का विमीय सूत्र है, क्या है? mL(T-2 थीटा mL2 θ-1 mL2 T-3 थीटा mL-1 T-1 θ-1 mL2 T-2 θ-1। तो ये एंट्रोपी की विमा है। क्या है? एंट्रोपी की विमा भी इसी के समान होती है, पढ़ा था अपन ने इसके पहले, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा गैस के नियतांक का mL2 T-2 θ-1। हम ऊष्माधारता के लिए विमीय सूत्र की बात करते हैं। mL2 T-2 K mL2 T-2 K-2 mL2 T-1 K-2 और यहाँ इसका सही आंसर है mL2 T-2 K-1। क्या आंसर आएगा? mL2 T-2 K-1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा लगभग है। कितनी ऊर्जा है? 10⁻17 जूल। 1 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा कितनी होती है? 10⁻17 जूल के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में नाभिकीय पदार्थ के घनत्व की कोटि है। कितनी कोटि होती है? 10⁻17। ओके, 10⁻17। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पायरोमीटर द्वारा, वाष्प दाब तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा। तो इसका आंसर है पायरोमीटर द्वारा। ओके, किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? 10⁻3 10⁻4 10⁻5 10⁻6। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 के। कितने के? 10⁻5 के। ओके, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है या मात्रक है। इन्हें कहा है कि एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये पीजीटी 2023 के मेंस में आया था। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान डेर वाल समीकरण। वान डेर वाल समीकरण P + A/v² v - v = RT में नियतांक a का मात्रक है। डायन × 10⁻⁴ डायन × cm², डायन × cm³ और डायन × 10⁻⁶। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य है, ये देख रहे होंगे आप, क्या है यहाँ A= क्या हो जाएगा? अगर हम A का वैल्यू निकालें तो यहाँ से इतना लेंगे पुणे की वैल्यू। A= क्या हो जाएगा? जब हम P = A/v² निकालेंगे इस टाइप से, तो A= हो जाएगा P × v² मल्टीप्लाई कर देंगे
ऐसे करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ P क्या है, दाब है, और दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल इंटू V स्क्वायर, माने आयतन है, V क्या आयतन है यहाँ पे, तो V क्या हो जाएगा, आयतन का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा मीटर क्यूब, और V स्क्वायर होने से स्क्वायर लगा देंगे। चलिए क्या बन जाएगा, ये अपना तो हो गया बल, तो न्यूटन आ जाएगा, ये हो गया क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, और 6 में से 2 हट जाएंगे, सो क्या बचेंगे 4। बल का मात्रक क्या होता है, डायन, और यहाँ मीटर का मात्रक क्या रहेगा, बताइए, मीटर यहाँ किस में आएगा, यहाँ सीएम में ले रहे हैं तो सीएम में ले लेंगे इसको, ओके। ठीक है, वान डेर वाल गैस समीकरण में नियतांक स्मॉल a और b की विमाएं हैं। ये ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है, और आप देख रहे हैं कि इसमें नियतांक की बात की गई है, नियतांक की जो विमा की बात की गई है। तो इसके पहले हम वान डेर वाल गैस समीकरण की बात कर चुके हैं, P + A/V स्क्वायर इंटू V - V बराबर RT। यहाँ से हम B का मान निकालेंगे, V बराबर V करके, V बराबर V माने आयतन, आयतन मीन्स L3, और P + A/V स्क्वायर से हम P इक्वल -A/V स्क्वायर करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, P इंटू V स्क्वायर, यानी कि यहाँ दाब और आयतन का वर्ग का हमने निकाला था इसके पहले, वो आया था mL5T-2, mL5 और T⁻²। इस तरह से इसका आंसर D होगा। यहाँ पर B इसको निकाल के दिखाया गया है, A इक्वल P इंटू V स्क्वायर। यहाँ P क्या है, मैंने बताया अभी, दाब होता है, जो कि सूत्र क्या है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और यहाँ आयतन का L3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जब A को स्पष्ट करेंगे तो A का हो जाएगा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर से L3 का 4 कम हो जाएगा पावर, और चूंकि ये आयतन बल है, बल का होता है विभिन्न सूत्र mL/T-2, ओके। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका mL/, या 4 बचेगा, सो 5 बन जाएगा, और T-2 पहले से क्लियर, ये मैच हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है भौतिक राशि एमकेस पद्धति। तो शक्ति का मात्रक है वाट, चुंबक क्षेत्र का मात्रक है, पद्धति है टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, ओके। तो एमकेस पद्धति में ये बताए गए हैं मात्रक, ठीक है। 1 मीटर तुल्य है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के। ये PGT 2013 पूछा गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट OT है देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि इसमें हमको सूची बनाना है। तो यंग मापांक का मात्रक होता है या सूत्र होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक का सूत्र होता है जूल सेकंड, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है, या मात्रक कह सकते हैं, मात्रक होता है न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से यहाँ जाना हमने कि यंग मापांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकंड, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा? तो आंसर होगा 10⁻⁹ मीटर के। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोणीय संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? बल आघूर्ण। इसके बाद रेखीय संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है बल, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। ओके, इस तरह से यहाँ पर हमने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही के अंदर, अगर इनको अलग अलग पूछा जाए। दोबारा फिर देख सकते हैं, कोणीय संवेग की परिवर्तन की दर को हम बलागुण कहते हैं, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है एंट्रोपी की विमा। एंट्रोपी की विमा क्या होती है? देखें आप, एंट्रोपी की जो विमा है वो ds इक्वल dQ/T से निकालेंगे। अब यार Q क्या ऊष्मा है, तो mL/T-2 और T भी ऊष्मा है Q, तो ये Q ताप T ये ऊपर जाएगा तो Q-1 बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा mL/T-2 θ-1। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मरोड़ी दृढ़ता का विमीय सूत्र है, क्या है? देखिए, ये दृढ़ता अपने आप में बल है और इसका जितने लंबाई में बल लग रहा है उसका आप दूरी के रूप में बना के गुणा कर सकते हैं, यानी कि क्या बन जाएगा? बल गुणा दूरी। क्या बन जाएगा? बल गुणा दूरी। अब यहाँ बल का क्या होता है? mL/T-2, दूरी का L बन जाएगा। इस तरह से क्या बनेगा? mL/T-2। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बराबर किसके है? ये बराबर है कार के, क्योंकि कार को देखा जाए तो कार का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, या विस्थापन का हम दूरी कर रही है, इसलिए कार के बराबर आएगा mL/T-2। इसके पहले हमने पढ़ा भी है क्या कि मरोड़ी दृढ़ता और कार इन दोनों का विमीय सूत्र कैसा होता है? समान। ओके, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा चालकता की विमाएं हैं। Q इक्वल क्या? KA Q1 माइनस Q2 इंटू T/L। अब यहाँ पर यदि हम चालकता गुणांक की चालकता की विमा निकालना चाहते हैं तो यहाँ ऊष्मा चालकता होता है K, इसलिए अपन क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अपन को K निकाल के क्या करना पड़ेगा? ये पूरा वैल्यू उस साइड भेजना पड़ेगा, तो L का गुणा हो जाएगा Q में LQ, और A जो A θ-1 माइनस θ2 इंटू T, ये अपॉन में आ जाएगा, आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो K इक्वल क्या हो जाएगा? L, AL बन गया, और ये ऊष्मा है mL/T-2, ठीक है, और जो कि कार के बराबर होती है ना, mL/T-2। अब इसके बाद बटे में L² आ जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो ये ऊष्मा है तो ये T बन जाएगा, और A स्मॉल t का थीटा बन जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा ML_T-3 θ-1। ओके। क्वेश्चन नंबर 28। एक साइड उपकरण दिए, एक साइड दी गई है मापन की गई राशि। तो अमीटर से धारा का मापन होता है। ओके, अमीटर से धारा का मापन होता है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता का मापन होता है। और बैरोमीटर से दाब का मापन होता है। स्प्रिंग तुला से भार का मापन होता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है क्या? लंबाई। और यहाँ हम बता दें जानकारी के तौर पर कि चूंकि एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, इसका उपयोग नाभिकीय त्रिज्या नापने के लिए किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ के लिए के ताप संचालकता गुणांक हो, सी विशिष्ट ऊष्मा हो तथा रो घनत्व हो, तो K/ρC की विमा होगी L2T-1। भौतिक राशि E²/2ψ0SC के लिए विमीय सूत्र है m0L0T0। मतलब ऐसी कोई विमा नहीं होती है। गुणवत्ता कारक की विमा है क्वालिटी फैक्टर Q=ω/L/R। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा की हो जाएगी T-1। L/R को देखें आगे, L/R बराबर T होता है। तो यहाँ पर T⁻0 बचेगा, अर्थात क्या बोलेंगे इसको कि गुणवत्ता कारक एक विमाहीन राशि है। ओके, प्रतिबाधा का विमीय सूत्र क्या होता है? Z=V/I, ये प्रतिबाधा का सूत्र है। यहाँ हम V का मान रखेंगे, तो V का मान रखेंगे V बराबर IR होता है। I जो कहता हूँ, I से I काट दीजिएगा, इस तरह से R बचेगा। तो R का जो विमीय सूत्र है वो होता है mL2T-3A-2। ओके, mL2T-3A-2। अगला है, संवेग गुणा ऊर्जा बटे बल का विमीय समीकरण क्या होगा? देखिए, संवेग का क्या होता है mL_T-1 और ऊर्जा का होता है mL2T-2। और यहाँ जो बल है वो तो आप जानते ही हैं, mL_T-2 होता है। अच्छा, हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, T-2 से T-2 कट जाएगा। इस तरह से यहाँ बचेगा क्या? एक m बचेगा, L2 बचेगा और T-1 बचेगा। इस तरह से संवेग गुणा ऊर्जा बटे बल का जो विमीय सूत्र है वो आ जाएगा mL2T-1। ओके, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की SI इकाई है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 है, m0 स्थिर द्रव्यमान के एक कण के लिए आपेक्षिक संवेग P तथा ऊर्जा E के मध्य से संबंध सूत्र है E²=c² P² - m0²c⁴। यहाँ C क्या है? यहाँ C है प्रकाश की चाल। ओके, तो इस तरह से यूनिट नंबर सेकंड के जिसका नाम था मेजरमेंट एंड यूनिट्स, इसके 36 जो कि बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है
वो कंप्लीट होते हैं। आई रिक्वेस्ट जस्ट फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।